नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे। आज 22 के महासमर में सबसे पहले बात करेंगे कैसे 22 की तैयारी में जुटी बीजेपी कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ने की रणनीति तैयार कर रही है। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। महासमर में हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि जातिगत जनगणना का मुद्दा किस कदर जोर पकड़ रहा है और आखिर क्यों 22 के महासमर से पहले इस मुद्दे पर हंगामा मचा हुआ है। वो दौर जब मंडल कमीशन से उठी राजनीति अपने चरम पर थी, तब वो कल्याण सिंह ही थे जिन्होंने बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाया था। ऐसे में 2022 की तैयारी में जुटी बीजेपी ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह के सम्मान में खास रणनीति तैयार की है। सड़कों का नामकरण करेंगे जिससे आने वाली पीढ़ियों को यह स्मरण रहे कि बाबूजी का जो योगदान है, कितना बड़ा योगदान है। लोग कल्याण सिंह एक नेता जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी को स्थापित किया, जिसके नेतृत्व में बीजेपी पहली बार उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंची। वो नेता जिसने राम मंदिर के लिए सत्ता का त्याग कर दिया। वो मुख्यमंत्री जिसने माफियाओं के खात्मे के लिए यूपीएसटीएफ का गठन किया। राजनीति का वो सारथी जिसने मंडल और कमंडल की राजनीति को एक साथ साधने में कामयाबी हासिल की, जिसने ओबीसी वर्ग के बीच बीजेपी की पैठ बनाई। राम मंदिर आंदोलन के अगुआ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। कल्याण सिंह का निधन बीजेपी के लिए बड़ी क्षति से कम नहीं। सूबे की सरकार ने कल्याण सिंह के नाम पर अयोध्या में राम मंदिर को जाने वाली रोड, अलीगढ़ हवाई अड्डा, अलीगढ़ लखनऊ प्रयागराज में एक एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखकर एक खास संदेश देने की कोशिश में जुट गई है। उनके सम्मान में अयोध्या जी में, लखनऊ में, अलीगढ़ में, एटा में, बुलंदशहर और प्रयागराज में ऐसे 6 स्थानों पर बाबूजी के नाम से एक एक महत्वपूर्ण सड़कों का नामकरण किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की शख्सियत कितनी बड़ी थी, इस बात से समझिए कि उनके निधन पर पीएम मोदी खुद अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। अंतिम यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वो बहुत श्रेष्ठ विचारक नेता और भारतीय राजनीति में बड़ी रिक्तता उनके जाने के बाद आई है, मैं कह सकता हूं। लेकिन उनके सपनों को पूरा करना, उनके सपनों की सरकार चलाना, उनके विषयों को प्रमुखता से बढ़ाना, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल आकर के वहां श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि कल्याण नाम उनका बहुत इसीलिए रखा कि उन्होंने कल्याण के ही कार्यक्रम किए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी आज जिस मुकाम पर है, उसमें अलीगढ़ के अतरौली से निकले कल्याण सिंह की अहम भूमिका रही है। हालांकि बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सम्मान देने के लिए जो रणनीति बना रही है, उस पर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को ऐतराज है। मैं तो कहूँगा, अगर सरकार किसी महापुरुष का, चाहे अटल जी हो, चाहे कल्याण सिंह जी हो, इनका कोई स्वागत, इनका के लिए कुछ करना चाहती है तो कोई नई चीज़ बनाए, कोई बड़ी चीज़ बनाए जिससे जनता को लाभ मिल सके। जनता को उसमें उनके नाम के सहारे ही सही कोई विकास का, कोई शिक्षा का, कोई बड़ी चीज़ बनाए जिससे लोगों को ये मालूम चले कि हाँ, वास्तव में इनका इन नेताओं के प्रति श्रद्धा है, कमिटमेंट है और जनता का भी भला हो। कल्याण सिंह ने उस दौर में अपनी राजनीति को विस्तार दिया जब मंडल आयोग के गठन से शुरू हुई राजनीति उभार पर थी और दूसरी ओर राम मंदिर अभियान जोर पकड़ रहा था। ऐसे में कल्याण सिंह ही थे जिन्होंने न सिर्फ दोनों धाराओं को एक साथ साधा, बल्कि बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया। लिहाजा राजनीति के हर पथ पर बीजेपी कल्याण सिंह के आदर्शों को मानकर आगे बढ़ रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो 90 का वो दशक था जब एक तरफ मंडल की बात हो रही थी तो वहीं कमंडल की बात कल्याण सिंह ने की। एक नई राजनीति की दिशा उन्होंने बीजेपी के लिए तय की। साथ ही राहुल, ओबीसी वर्ग के बीच बीजेपी की पैठ भी उन्होंने ही बनाई। और आज जब
इतनी बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी के लिए हुई है तो केवल एक पार्टी के तौर पर ही नहीं बल्कि एक इंसान और व्यक्तिगत तौर पर भी हर नेता जुड़ा हुआ खुद को महसूस कर रहा है। और जाहिर तौर पर कल्याण सिंह को आगे लाने में आडवाणी की अहम भूमिका रही और सवर्ण पार्टी की पहचान से बाहर निकली भारतीय जनता पार्टी। 1991 में बीजेपी की पहली बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। और बढ़ते आगे, जातिगत जनगणना होगी या नहीं, सरकार का फैसला क्या होगा क्या नहीं, अभी साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन 22 के महासमर से पहले जातिगत जनगणना पर राजनीति जोर पकड़ रही है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 दलों के नेताओं के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की। वहीं उत्तर प्रदेश के तमाम विरोधी दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। दिलचस्प है कि बीजेपी के अंदर से भी मांग उठ रही है। न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना कराने से भाग रही है। जाति आधारित जनगणना की जो मांग उठ रही है वो सही भी है, स्वाभाविक भी है। ये मांग बहुत पुरानी है। पहले लोकसभा में माननीय नेताजी, लालू जी और ये जो नेता जा रहे हैं इनमें से बहुत सारे लोगों ने पहले ये मांग उठाई थी। जातिगत जनगणना की मांग पुरानी है और राजनीति का तरीका भी। 2022 में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। पटना से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक जातिगत जनगणना के पक्ष में आवाज उठ रही है। पिछले 3 साल से 2.5 साल से अखिलेश यादव जी लगातार इस बात को कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कि जातिगत जनगणना कराइए। जो जातियों में झगड़ा आप कराते हैं, जो आपके बताते हैं कि ये ज़्यादा है, ये कम है, इसका हिस्सा मिला, इसका नहीं मिला, आरक्षण सही मिला, गलत मिला, तो आप एक बार जाति जनगणना करा देंगे तो हर जाति को ये मालूम चल जाएगा कि हमारी क्या संख्या है, क्या हमारा हक है, कितना हमारा हिस्सा है और उसके मुताबिक उसको हक हिस्सा देने का काम जो भी दल होगा उसे करना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अपनी बात रखी। अच्छी मुलाकात हुई है, सारे पार्टी के लोग मौजूद रहे और सब लोगों ने अपनी बात रखी है और उन्होंने ध्यानपूर्वक सबकी बात को सुना है। तो हम लोगों को उम्मीद है कि वो हम लोगों की बात पर गौर करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर बिहार के तमाम दल एक साथ हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी समेत कई दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। भाजपा हमेशा ही दोहरी मानसिकता से ग्रसित रही है और दोहरी ही बातें करती है। जब विपक्ष में होती है तब आरक्षण के समर्थन में होती है, जातिगत जनगणना के समर्थन में होती है और जब ये सत्ता में आती है तब ये आरक्षण के भी विरोध में आ जाती है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में लग जाती है और जातिगत जनगणना के विरोध में आ जाती है। समाजवादी पार्टी सदन में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा चुकी है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी से मुलाकात भी की। अब देखिए कि जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर क्यों पकड़ रहा है। दरअसल देश में 1881 में पहली बार जनगणना हुई। उसके बाद 1931 में जातिवार आंकड़े जारी किए गए। आजादी के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई। ओबीसी आरक्षण का आधार 1931 की जनगणना है। जाहिर है 1931 की जनगणना से अब तक देश में जनसंख्या के जातीय अनुपात में काफी बदलाव हुआ है और जातिगत जनगणना की मांग कर रहे सियासी दलों का आधार भी यही है। तर्क है जातिगत जनगणना होने से यह तय हो सकेगा किसे कितना आरक्षण मिलना चाहिए। सत्ताधारी दल बीजेपी के अंदर से भी जातिगत जनगणना की मांग उठ रही है। जाति आधारित जनगणना करा करके इस मानक को का परीक्षण किया जाना चाहिए। समय समय पर मानक के में आने वाले उन जातियों को जो अभी तक सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन होने के बावजूद भी इस वर्ग में आने से वंचित हो गए हैं, लाभ पाने से वंचित हो गए हैं, उनको शामिल किया जा सके। बढ़ी हुई आबादी के सापेक्ष आरक्षण व्यवस्था को सही ढंग से लागू किया जा सके। हालांकि जातिगत जनगणना पर बीजेपी सरकार के रवैये से साफ है कि सरकार जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जातिगत जनगणना के आंकड़े कुछ भी हो, आंकड़े नया विवाद पैदा कर सकते हैं जो सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती। टीम न्यूज स्टेट।
तो राहुल, जातिगत जनगणना पर की मांग भी लगातार उठ रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जातिगत जनगणना पर हंगामा क्यों है? जनगणना होने से आरक्षण का मुद्दा हल होगा, एक बड़ा सवाल है। और क्या जनगणना से जातीय राजनीति नहीं बढ़ेगी? सरकार क्यों नहीं चाहती जातिगत जनगणना, ये भी सवाल है। और SC/ST की गणना, OBC की क्यों नहीं, ये भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, जारी है 22 का महासमर। जातिगत जनगणना पर तो राजनीति जारी है, जातिगत समीकरणों को साधने की कवायद भी तेज हो रही है। 22 में सत्ता में पहुंचने का ख्वाब देख रही समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए भगवान परशुराम की प्रतिमा लगवाने जा रही है। माना जा रहा है कि अक्टूबर तक प्रतिमा लगा दी जाएगी। भगवान परशुराम, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है जिनके क्रोध से भगवान गणेश भी नहीं बच पाए थे, उन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश की सियासत अब करवट ले रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए भगवान परशुराम के नाम पर सियासी बिसात बिछाई जा रही है, एक वर्ग विशेष के वोट बैंक को साधने की रणनीति के साथ। देखिए, समाजवादी पार्टी हर महापुरुष, हर भगवान पर आस्था रखती है। जो उनके विचारधारा थी वो हम लोग कैसे गांव-गांव तक पहुंचा सकें। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी लखनऊ में भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने जा रही है। माना जा रहा है कि अक्टूबर के आखिरी तक लखनऊ में प्रतिमा लगा दी जाएगी। प्रतिमा लगाने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास मौरा गांव में 2 बीघा जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी की योजना प्रतिमा के अनावरण के मौके पर बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन करने की है। माना जा रहा है कि इस मौके पर महामंडलेश्वरों को भी बुलाया जा सकता है। बीजेपी का कहना है जनता जाति की राजनीति के जाल में फंसने वाली नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में इस समय होड़ मची हुई है। कभी बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों के बारे में माला जपने का काम करती है, कि समाजवादी पार्टी मूर्ति लगाने की होड़ में आगे निकलने का प्रयास करती है, कभी दोनों मुस्लिम लुभाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब जाति और जमात के आधार पर समीकरण बनाकर सरकार नहीं बनाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश में सरकार विकास के मुद्दे पर बनेगी और विकास के एजेंडे पर योगी आदित्यनाथ जी सबसे आगे हैं। 108 फीट ऊंची प्रतिमा को जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार राजकुमार पंडित द्वारा तैयार किया जा रहा है। प्रतिमा के निर्माण में कांस्य का इस्तेमाल किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो भगवान परशुराम की नहीं, भगवान कृष्ण, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भी लगवाएगी। तो हम लोग तो लोहिया जी की मूर्ति लगवा रहे थे, अंबेडकर जी की मूर्ति लगवाएंगे, परशुराम भगवान की भी मूर्ति लगवाएंगे, भगवान कृष्ण की भी मूर्ति लगवाने की बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही है। तो आखिर इन मूर्ति लगने से भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश में करीब 12% ब्राह्मण वोटर हैं, जिन्हें साधने की कवायद में हर राजनीतिक पार्टी जुटी हुई है। सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। दूसरे लफ्जों में कहें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति की धुरी पर घूम रही है। टीम न्यूज स्टेट। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि राजनीतिक दलों की तैयारियों की बात करें तो सत्ताधारी दल बीजेपी के मुकाबले बाकी दल पीछे नजर आ रहे हैं। अगले महीने से प्रधानमंत्री मोदी हर महीने यूपी में 2 दौरे और सभाएं करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के कार्यक्रम भी तय हो चुके हैं। सितंबर से बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कई कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने पिछले महीने रथ यात्रा शुरू की थी, लेकिन अब वो रथ यार्ड में खड़ा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी जुलाई में यूपी आई थी, उसके बाद से वो भी दिल्ली में ही हैं। आज विपक्ष के पास ये साहस ही नहीं है कि वो जनता के बीच में जाकर के अपनी बात कह सके, क्योंकि जनता को आज भी अखिलेश यादव जी के कारनामे याद है, मायावती जी का भ्रष्टाचार याद है। इसीलिए यही कारण है कि आज सपा, बसपा या कांग्रेस हो, ये जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अच्छा नाम लिया कि धुआंधार प्रचार कर रही है, लेकिन प्रचार किस चीज़ का कर रही है? जिस सरकार ने एक भी काम न किया हो, एक भी उनकी योजना जमीन पर न उतरी हो, किसान भुखमरी के कगार पर हो, बेरोजगार नौजवान लाठी खा रहा हो, फर्जी मुकदमे झेल रहा हो, बहन बेटियों का चीरहरण खुलेआम हो रहा हो। चुनाव का समय आते ही सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां तय करती हैं, अपनी अपनी रणनीतियों पर चुनाव लड़ती हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ पर
और 2वें प्रबुद्धवर्ग सम्मेलन में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने शिरकत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सतीश चंद्र मिश्र ने मौजूदा यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सतीश चंद्र मिश्रा ने कानून व्यवस्था पर सरकार को आड़े हाथों लिया। मिश्रा ने बिकरू कांड का जिक्र कर सरकार को घेरा और सूबे की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बिकरू कांड में न कोई अदालत बैठी, न कोई मुकदमा हुआ, बस केवल सीधे शूट आउट हुआ। तो लगातार बीएसपी का प्रबुद्धवर्ग सम्मेलन चल रहा है। हालांकि हर जिले में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र पहुंच रहे हैं और इस दौरान हरदोई जब सतीश चंद्र मिश्र पहुंचे तो उन्होंने मौजूदा सरकार पर हमले किए और साथ ही साथ ये कहा कि दलितों और ब्राह्मणों पर इस सरकार में हमले हो रहे हैं। और बिकरू कांड को लेकर भी उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आई तो बिकरू कांड की जांच की जाएगी। कानपुर के बिकरू कांड के नाम पे एक को तो मारा, मारने के बाद उसको तो मंदिर से उठा लाए, वहां से ला करके कहा गाड़ी फिसल गई, वो मार दिया। विकास दुबे को कहते हैं अपराधी था, न कोई अदालत बैठी, न कोई मुकदमा चला, न कुछ हुआ, सीधे शूट आउट हुआ, गोली मार दी गई। इनके चाहते लोग जो होते हैं वहां पर इस तरह से शूट आउट नहीं होता, न वहां गाड़ी फिसलती है, न गाड़ी से बाहर निकल के वो उनकी पिस्तौल छीनने की कोशिश करता है, और न कोई एनकाउंटर होता है। और 22 का महासमर में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।